Hey, thanks for tuning into Hotspot Academy, one stop solution for social studies. So आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जो कि है 10th CBSE बोर्ड से पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पावर शेयरिंग, राइट। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस इस वीडियो को शुरू करने से पहले, ये कंप्लीट चैप्टर होगा, इसे पढ़ने के बाद आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड हियर इन डिटेल, राइट। सेकेंड, ये हिंदी में रिकॉर्ड होगा, लाइक PPT विल बी इन इंग्लिश or I'll be teaching in Hindi. If in case you want me to record this in English, do let me know in the comment section, right? तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि पावर शेयरिंग होता क्या है। अब उससे पहले एक चेकलिस्ट बनाते हैं कि पावर शेयरिंग में हम क्या क्या समझेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग होता क्या है, देन विल अंडरस्टैंड कुछ केस स्टडीज, जैसे बेल्जियम की केस स्टडी समझेंगे, फिर श्रीलंका की केस स्टडी समझेंगे, राइट। उसके बाद हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है और उसको हम किस वे में, किस टाइप में we can do the power sharing, right? और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस या फिर क्विज हम डिस्कस करेंगे जो कि पिछले बार CBSE ने पूछे हैं, राइट। चलो, तो पावर शेयरिंग से हमें यह समझना है कि हमारा अल्टीमेट एम क्या होगा। हम ऐसे कोई पार्लियामेंट बनाएंगे जहां पे हम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंटेशन देंगे, जो वहां पे आए, अपने व्यूज रखें और पॉलिसीज फॉर्मुलेट करें, लॉज बनाएं, ताकि अल्टीमेटली हमारा एक हैप्पी फैमिली बने, राइट। अल्टीमेटली अ कंट्री शुड बी पीसफुल और हार्मनी रहे वहां पे। तो ये हमारा इंटेंशन होगा इस वीडियो में। चलिए इसको समझते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी के देखिए 3 पिलर होते हैं, राइट। पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन कमीशन। देखो, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, इन केस यू नॉट अवेयर ऑफ दिस तो देखिए एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है जिसका नाम है मैगी सीरीज। तो ये आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको वो सीरीज मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करना और उस वीडियो को देख लेना, तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी, ठीक है। तो अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जैसे आर्टिकल 14, 15, 16, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, हर जगह पे अलग अलग राइट्स होते हैं, राइट। 17 और 25 to 28। 14 टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी, 15 टॉक्स अबाउट राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, 16 टॉक्स अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब्स एक्सेट्रा, 17 टॉक्स अबाउट अनटचेबिलिटी, 17 और ये 25 28 टॉक्स अबाउट रिलीजियस फ्रीडम, राइट। चलिए, ये छोटे में आपको मैंने एक ब्रीफ में बताया, कभी इसको डिटेल में कवर करेंगे, राइट। अभी के लिए हमें इतना ही जानना काफ़ी है कि फंडामेंटल राइट्स नाम की कोई तो चीज़ होती है, ठीक है। और ये कहाँ पे मेंशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। चलो सो करते हैं अब और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब उससे पहले कुछ छोटे में ब्रीफ में समझते हैं कि डिफरेंस क्या होता है और डिसेंट क्या होता है। डिसेंट ये होता है कि जब आप किसी दूसरे के व्यूज को रिस्पेक्ट करते हो, एज इन यू आर नॉट इन द फेवर ऑफ दैट, मतलब कि समझिए वो आपसे अलग बात कर रहे हैं, आप यस बोल रहे हो और वो नो बोल रहे हैं, राइट, बट यू रिस्पेक्ट दैट उनका व्यूज कि वो नो बोल सकते हैं, राइट। आप उस पर आपके व्यूज उस पर बॉम्बार्ड नहीं करते। व्हेन द अदर पर्सन रिस्पेक्ट योर व्यूज, आप उस पर बॉम्बार्ड नहीं करते और पीसफुली में यू एक्सेप्ट दैट द पर्सन कैन हैव डिफरेंट व्यूज, इज कॉल्ड डिसेंट। जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होती है, जैसे डिबेट होती है, डिबेट में पीपल नॉर्मली डिबेट, राइट, दोनों सेम व्यूज करेंगे तो दे कांट डिबेट, तो इस टाइम पे हम बोलते हैं वो डिसेंट है। डिफरेंस क्या है कि आप वॉयलेंस पे उतर जाते हो जब आप देखते हो कि सामने वाला इज नॉट इन कोहेरेंस विथ योर व्यूज, आप दोनों के व्यूज अलग है, तो एक दूसरे आप वॉयलेंस का इस्तेमाल करते हो उससे ये बनाने के लिए, उस पर बॉम्बार्ड करते हो आपके व्यूज, राइट, और वॉयलेंस पाया जाते हैं, हम उसको बोलेंगे डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म, राइट। टेररिज्म क्यों होता है, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन दी स्टेट फंक्शनिंग, और फिर वो क्या कहते हैं, रेडिकल मूवमेंट उठाते हैं उस चीज को ओवरथ्रो करने के लिए, राइट। तो हमने समझा डिसेंट क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, राइट। डिसेंट क्या है, डेमोक्रेसी में डिसेंट होता है जहां पे हम व्यूज को रिस्पेक्ट करते हैं। डिफरेंस इज द रेडिकल पार्ट, जहां पे हम दूसरे के व्यूज को रिस्पेक्ट नहीं करते और अपने व्यूज पे थोपते हैं, और नॉर्मली ये नॉन वायलेंट होता है, एग्जाम्पल टेररिज्म, राइट। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब समझते हैं कि क्या क्या हो सकता है एक कंट्री में। देखो, सबसे पहले क्या होगा, जब व्यूज डिफरेंट हो गए तो सबसे पहले होता है डिबेट, राइट। डिबेट जैसे कि टीवी शोज में हम देखते हैं, राइट, जहां पे लोग डिफरेंट व्यूज के आते हैं, डिबेट ऑन अ टॉपिक, राइट। सेकंड, अगर इस डिबेट को एड्रेस नहीं किया गया, इट विल लीड टू एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब कि अब वो मारपीट पे उतर जाएंगे, राइट, दे विल स्टार्ट रेजिंग देयर वॉइस एक्सेट्रा। अगर इसे भी एड्रेस नहीं किया गया, इट विल लीड टू डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स ऐसा एक कैरेक्टर बनने लग जाएगा, राइट, जिसमें एग्रेशन आने लग जाएगा। ही वांट टू मेक एंश्योर दिस हिज व्यूज आर बीन एड्रेस्ड, और नहीं एड्रेस होंगे तो ही विल यूज द रेडिकल पाथ, रेडिकल एज इन नॉन वायलेंट वे में उतरने लग जाएंगे, राइट, ताकि उनकी आवाज सुनी जाए,
दिस विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट के बाद इट विल एंड अप इन सिविल वॉर, जहां पे एक कंट्री के अंदर उसी कंट्री के सिटीजन्स आपस में लड़ेंगे, राइट। अब क्या हर बार ऐसे ही होगा? जहां पे भी डिबेट होगा उसका अल्टीमेट एंड सिविल वॉर होगा? ये हर बार ऐसे ही होना चाहिए? क्या हर बार ऐसे ही होगा? नहीं। डिबेट के बाद, आर्ग्यूमेंट के बाद, डिफरेंस के बाद देयर इज ऑलवेज अ स्कोप। यहां पे ऑलवेज अ स्कोप है रिफॉर्म के लिए। और वो रिफॉर्म कैसे आएगा? एक पार्लियामेंट से, जिसको हम बोलते हैं नेशनल असेंबली या फिर पार्लियामेंट। अब इस पार्लियामेंट का या फिर नेशनल असेंबली का क्या रोल होगा? यहां पे हम जो डिफरेंट एंटिटीज है या फिर डिफरेंट व्यूज है सोसाइटी के अंदर, उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे। हम क्या देंगे? उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे या फिर सीट्स देंगे, जो कि यहां पे आके अपना व्यूज रख सकते हैं, राइट। दे कैन डिबेट हियर, और डिबेट करने के बाद कोई बिल बना के उसको पास कर सकते हैं, राइट। अब इससे होगा क्या? देखिए, जब आप किसी को भी रिप्रेजेंटेशन दोगे तो उनके व्यूज को सुना जाएगा, उस पर सोचा जाएगा, उसके हिसाब से वहां पे क्या बनेंगे? लॉज बनेंगे, राइट। पॉलिसीज लाई जाएगी। लॉज बनने के बाद वो इश्यूज वहां का रिजॉल्व हो जाएगा। अगर यहीं पे ये डिबेट को अगर एड्रेस नहीं किया गया तब आर्ग्यूमेंट आएगा, आर्ग्यूमेंट को एड्रेस नहीं किया गया तब डिफरेंस आएगा, डिफरेंस का अगर एड्रेस नहीं कहा गया तब कॉन्फ्लिक्ट आएगा, और कॉन्फ्लिक्ट से फिर सिविल वॉर आएगा। तो इनके बीच में देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर रिफॉर्म इन द नेम ऑफ पार्लियामेंट। आर बी क्लियर? ये सीक्वेंस कैसा होगा तो याद रखना है, राइट। चलो अब बढ़ेंगे आगे। अब समझते हैं पहला केस स्टडी, जो कि है बेल्जियम का। देखो, बेल्जियम के बारे में समझने से पहले उसके बारे में कुछ ज्योग्राफी के बारे में समझते हैं। पहले, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री, जो कि कहां में आती है? यूरोप में आती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका जो एरिया है इज स्मॉलर देन दैट ऑफ हरियाणा। द एरिया इज स्मॉलर देन दैट ऑफ हरियाणा। दूसरी, उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन है? फ्रांस है, जो फादर ऑफ ऑल रेवोल्यूशन मानते हैं हम, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, राइट, फ्रांस। तो कभी इसको बाद में समझाएंगे, अभी के लिए हमें क्या समझना है? उसके बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन से हैं? दे आर फ्रांस, नेदरलैंड्स, जर्मनी, लक्समबर्ग, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट्स पॉपुलेशन इज ओवर 1 करोड़, जो कि हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा है। मतलब पहले तो एरिया जो है हरियाणा से छोटा है, दूसरा उसका पॉपुलेशन भी हरियाणा से छोटा है। और ये जो कंट्री दिख रहा है हमको इतना अच्छा सा, इसका नाम है बेल्जियम। तो ये ऐसे कैसे बना, राइट। अब बेल्जियम के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, जो हमें बताती है कि पॉजिटिव केस स्टडी है कि हाउ यू कैन रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट। तो समझने की कोशिश करते हैं कि वहां पे क्या क्या हुआ, राइट। तो बेल्जियम में आपको समझना है, उसके पहले एक बात समझते हैं, एथनिसिटी या फिर एथनिक ग्रुप किसको बोलते हैं? एथनिक ग्रुप इज अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। पीपल बिलोंगिंग टू सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन द कॉमन डिसेंट बिकॉज देयर सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर ऑफ बोथ। इंपॉर्टेंट बात यह है, दे नीड नॉट नीड ऑलवेज टू हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। देखो, सिंपल वे में समझाते हैं। एथनिसिटी मीन्स क्या? समझो कि यू प्ले फुटबॉल, राइट। अब वो फुटबॉल खेलने वाले जितने भी प्लेयर्स होंगे या फिर जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ आपका कुछ ना कुछ बॉन्ड हो जाता है, राइट, इनडायरेक्टली। अब वो बॉन्ड कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ दिस फुटबॉल। तो यहां से क्या हो रहा है? एथनिसिटी यू कैन एसोसिएट, राइट, ईच अदर। या फिर कोई गेम्स है, या फिर समझो कि कोई फेस्टिवल्स है, राइट। अभी फॉर एग्जांपल दिवाली इज सेलिब्रेटेड बाय एवरी कल्चर या फिर एवरी रिलीजन, वो एक एथनिसिटी है, वी कैन एसोसिएट ईच अदर, राइट। अब जरूरी नहीं हो कि सेम रिलीजन हो या फिर नेशनलिटी हो, राइट। तो एथनिसिटी बेसिकली क्या है कि आप एक दूसरे को कैसे एसोसिएट करते हो, राइट। चलो अब समझते हैं बेल्जियम मॉडल के बारे में। बेल्जियम के बारे में हमें यह समझना है कि वहां पे कॉम्पोजिशन क्या था। कॉम्पोजिशन मतलब कि वहां का पॉपुलेशन में कि कौन से कास्ट के थे, कौन से क्रीड के थे, तो वहां पे कॉम्पोजिशन क्या था। उसके लिए समझना है कि बेल्जियम में ये जो सेंटर में था, ठीक है, और ये था कैपिटल। बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स, राइट। अब वहां पे सिनेरियो क्या था? सेंटर के अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन था डच का, जो कि कॉम्प्रोमाइज करते थे अराउंड 60%। फिर वहां पे थे फ्रेंच, और फिर माइनॉरिटी में थे जर्मन्स। तो सेंटर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका था? डच का था। कैपिटल में यह सिनेरियो उल्टा था, वहां पे फ्रेंच वॉज इन मेजोरिटी। कैपिटल में फ्रेंच वॉज इन मेजोरिटी, जो कि वहां पे 80% थे, और डच थे वहां पे 20%, राइट। अब कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ वहां पे? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंट एथनिसिटी थी वहां पे, राइट। डिफरेंट रिलीजन थे, डिफरेंट कास्ट थे, डिफरेंट लैंग्वेज थे, राइट। अब हुआ क्या वहां पे? यहां पे ध्यान देना है कि वहां पे पावर के लिए ये थे, समझो, डच और ये थे फ्रेंच। ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ कि वहां पे रूल कौन करेगा, अल्टीमेट पावर किसके पास रहेगा, राइट। पावर फॉर व्हाट? डोमिनेंस, कि डोमिनेट कौन करेगा, राइट। इसलिए वहां पे टसल शुरू हुआ, स्ट्रगल शुरू हुई, राइट। जैसे कि हमने पहले समझा था कि कोई भी चीज कैसे स्टार्ट होती है? स्टार्ट विद डिबेट, राइट। डिबेट कब होगा? जब आपके पास व्हेन यू हैव प्रॉपर नॉलेज, आपके पास यू स्टार्टेड अर्निंग वेल, फिर देन
अगर आप यू स्टार्टेड अर्निंग वेल तो आपका क्या होगा, योर लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव्स तो क्या होगा, आपके पास एजुकेशन आएगा, एजुकेशन से यू वांट रिफॉर्म्स नाउ, राइट, यू वांट द पावर, ताकि आप उसको रिफॉर्म ला सके, तो यही वहीं पे भी हुआ, राइट। तो वहां पे हमने देखा कि सेंटर में डच थे मेजॉरिटी में और कैपिटल में फ्रेंच थे मेजॉरिटी में। अब दोनों के पास अलग अलग जगह पे मेजॉरिटी है, तो दोनों स्टार्टेड फाइटिंग या फिर डिबेटिंग फॉर अल्टीमेट पावर, राइट। इसी की वजह से वहां पे बोर्ड ऑफ कंटेंशन आया कि अल्टीमेटली रूल कौन करेगा और कैसे करेगा, राइट। अब ये डिबेट अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट में बदलेगा, कॉन्फ्लिक्ट से आर्ग्यूमेंट में जाएगा, डिफरेंस आएगा, बट राइट टाइम पे दे विल कम अप विद अ रिफॉर्म। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको समझते हैं। देखिए, अब ऐसे टाइम पे क्या होगा, वहां पे जो भी गवर्नमेंट है दे विल बी कंफ्यूज्ड, वहां पे जो भी गवर्नमेंट होगी वो कंफ्यूज होगी, क्योंकि उन्हें ब्रुसेल में भी रूल करना है, उन्हें सेंटर में भी रूल करना है, तो दोनों में रूल करना है, तो किसी एक कम्युनिटी को दे कांट फेवर, राइट, उन्हें दोनों का सपोर्ट चाहिए, दोनों का सपोर्ट चाहिए, तो दोनों को खुश करने के लिए करे तो करे क्या। तो ऐसे ही जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो पाजी है, नाउ ही इज कंफ्यूज्ड, राइट, कि अभी करें क्या, ब्रुसेल को सपोर्ट करें या मतलब डच को सपोर्ट करें, डच को सपोर्ट करे तो कैपिटल में चले जाएगी, फ्रेंच को सपोर्ट करे तो सेंटर में चले जाएगा वोट्स, राइट। तो किसको सपोर्ट करें, कोई तो मिडिल पाथ होना चाहिए, आखिर करे तो करें क्या। तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप, मैंने कहा था देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर रिफॉर्म। रिफॉर्म कैसे आ सकता है, नंबर वन, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें कुछ चेंजेस करो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज करो, राइट, अगर वो अकोमोडेट नहीं कर पा रहा तो यहाँ पे उन्होंने वही किया, उन्होंने कर दी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंजेस करने के बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपना चेंज किया, नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, तो उसको कहा व्हाट एन आइडिया सर जी। और वहां पे क्या हुआ, डच, फ्रेंच और इवन जर्मन्स, तो सब देवर इन हार्मनी। अब समझते हैं वहां पे क्या क्या चेंजेस लाए उन्होंने। तो रिफॉर्म के नाम पे क्या हुआ, सबसे पहले तो उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की कि अभी हमें नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा जो कि अकोमोडेट करे, क्या करे, अकोमोडेट करे मॉडर्न वैल्यूज को, आज के जमाने में आज के सिचुएशन के हिसाब से जो कंडीशन है उसको अकोमोडेट कर सके, राइट। सेकंड, दे रिकॉग्नाइज रीजनल डिफरेंसेस, कि वहां पे डिफरेंसेस है और वो जरूरी है, ऐसा नहीं हो कि सब एक जैसे हो सकते, राइट, लाइक सेम फिंगर्स, हैंड कैन नॉट हैव द सेम फिंगर्स, राइट, दे आर डिफरेंट, तो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि सब एक नहीं हो सकते, देयर आर रीजनल डिफरेंसेस। और उन्होंने पहले बात तो रीजनल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट की। सेकंड, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, रिकॉग्नाइज किया कि कल्चर डाइवर्सिटी भी हो सकती है, डाइवर्सिटी एज इन एथनिसिटी डाइवर्सिटी, कल्चर डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, क्रीड डाइवर्सिटी एक्सेट्रा, इन्होंने ये एक्सेप्ट किया, राइट। और इसके हिसाब से उन्होंने रिफॉर्म ले आए। अब वो क्या लाए, कैसे लाए, हमें वो समझेंगे, पहले बात तो समझना है। पहले तो उन्होंने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। सेकंड, अगर उसमें पॉसिबिलिटी होती तो दे वुड हैव रिफॉर्म देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि रीजनल डिफरेंसेस हो सकती है, कल्चरल डाइवर्सिटी हो सकती है कंट्री में, जैसे इंडिया वी कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट, ये बेस्ट एग्जांपल है, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जैसे मोटू पतलू देख रहे हैं हम, जैसे डच और फ्रेंच एक हैप्पीली एक कंट्री में एक फैमिली की तरह रहने लग गए। अब वो कैसे हुआ, थ्रू अ पार्लियामेंट, थ्रू अ नेशनल असेंबली, कैसे किया, अब वो समझते हैं। अब बेल्जियम मॉडल से हमें क्या समझना है कि उसने इसको पॉजिटिव मॉडल क्यों कहा जाता है, वो समझेंगे। पहले बात तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, कहाँ पे, नेशनल असेंबली में, जो भी हमने पार्लियामेंट देखी थी, वहां की पार्लियामेंट में उन्होंने एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, किसको, बोथ डच को भी, फ्रेंच को भी और जर्मन्स को भी। उन्होंने बोला कि कैपिटल में हु वॉज इन मेजोरिटी, कैपिटल में फ्रेंच वॉज इन मेजोरिटी, राइट। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो सीट्स है वहां पे 50% सीट्स जो है वी विल गिव टू डच, और डच ने एक्सेप्ट किया कि जो सेंटर में हम जो सीट्स है वो फ्रेंच को देंगे। तो आपस में उन्होंने सीट्स जो है वो इक्वली डिवाइड कर ली। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अकोमोडेट किया, कैसे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, बोथ कैपिटल एज वेल एज सेंटर। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि डच, फ्रेंच और जर्मन्स तीनों को सीट्स दी गई थी वहां पे, राइट। तो पहले बात तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और उनको सीट्स दी गई। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि मेजोरिटी इन गवर्नेंस, इसका मतलब क्या होता है, देखो कोई भी रूल बनेगा, ये पार्लियामेंट है, ये समझो नेशनल असेंबली है, अब वहां पे उनको कोई भी नया रूल लेना है या फिर कोई भी नया पॉलिसीज कुछ भी बनानी है, तो वहां पे अभी हमने देखा सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि 33% जर्मन्स को है, 33% फ्रेंच को है, 33% डच को है, ये और अज्यूम कर रहे हैं हम। तो ऐसे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है हमने उनको, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से XYZ। तो जब कोई भी लॉ आएगा उसको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैक्सिमम लोगों ने उसको सपोर्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर 2/3 लोगों ने उसको पास किया, यस, तभी वो लॉ बनेगा, वरना वो जो पॉलिसी है इट विल लैप्स और वो लॉ नहीं बन पाएगी, राइट। इसका मतलब क्या है, मेजॉरिटी इन गवर्नेंस।
तो कोई भी स्पेशल लॉ बनाना होगा उसको दैट विल रिक्वायर मेजोरिटी सपोर्ट, राइट। अभी समझो उन्हें ये बोलना है कि बेल्जियम का जो लैंग्वेज है दैट विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसे लैंग्वेज पास करनी हो तो उनको नेशनल असेंबली से 2/3 मेजोरिटी से पास करना होगा। अब वहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, किसको, फ्रेंच को भी है और जर्मन्स को भी है। दे कैन ऑब्जेक्ट, अगर उन्होंने वोट नहीं किया तो ये बिल पास ही नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसलिए हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, हमने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। सेकेंड, वी एंश्योर दिस कि कोई भी लॉ बनाने से पहले मेजोरिटी लोगों ने उसको सपोर्ट करना चाहिए और पास करना चाहिए विथ मेजोरिटी, राइट। आर वी क्लियर? चल अब थर्ड पॉइंट समझते हैं। इसमें कहा कि पावर शेयरिंग मीन्स व्हाट, कि उन्होंने आपस में पावर शेयर कर दी बिटवीन सेंटर एंड डिफरेंट प्रोविंसेस एंड स्टेट। मतलब कैसे है, समझो कि ये इंडिया है जो हमारा सेंटर में, इंडिया से कुछ पावर हमने डेलीगेट किए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे महाराष्ट्र हुआ, पंजाब हुआ, केरला हुआ, हमने उनको डिफरेंट इश्यूज पे उनको हमने पावर दे रखी है ताकि वो रीजनल इश्यूज जो हैं उसको वहीं के वहीं रिजॉल्व कर सकें, राइट। जैसे वाटर, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, इन पे वो अपने लॉस खुद बना सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पावर शेयरिंग, राइट। कुछ लिमिटेड पावर दी है ताकि रीजनल इश्यूज को वो रिजॉल्व कर सके। सेम यहां पे किया गया, राइट। और थर्ड मतलब फोर्थ जो इंपॉर्टेंट बात है जिसपे उन्होंने सबसे पहले काम किया गया जो कि बेस्ट था, इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। यहां पे ईच कम्युनिटी, जैसे कि डच है, फ्रेंच है और जर्मन्स है, हर एक के लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई ताकि उस गवर्नमेंट को उस डच के जो इश्यूज है उसको वो पार्लियामेंट में उठा सके, फ्रेंच की जो इश्यूज है स्पेसिफिक वो उठा सके, जर्मन्स के जो स्पेसिफिक इश्यूज है उसको पार्लियामेंट में उठा सके। मतलब ईच कम्युनिटी एंड उनके पास पावर थी ताकि वो रेगुलेट कर सके उनके कल्चर को, एजुकेशन को और लैंग्वेज के कंसर्न्स को, राइट, ताकि वहां पे कोई भी फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और ये वॉइस कहां पे उठाएंगे? नेशनल असेंबली में। तो हर एक गवर्नमेंट को, हर एक कम्युनिटी को वहां पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, पर्टिकुलर कम्युनिटी को उसके कंसर्न्स को रेज करने के लिए, वेयर इन दी पार्लियामेंट। आर वी क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर फॉर इंडिया वी हैव like a special government, like special constitutional body for SC, scheduled caste, scheduled tribe, अभी तो OBC, then again EBC, right? तो इनके कुछ स्पेशल कंसर्न्स होंगे जो स्पेसिफिक शेड्यूल कास्ट के लिए होंगे, उनको वो रेस करेंगे। SC वाले SC के लिए रेस करेंगे, OBC वाले OBC के लिए रेस करेंगे, EBC वाले EBC के लिए रेस करेंगे। कहाँ पे रेस करेंगे? नेशनल असेंबली में। कोई नया लॉ पास करना हो तो दे हैव टू पास विद व्हाट? मेजॉरिटी, राइट। आर वी क्लियर? चलो अब समझते हैं आगे। अब इतने बड़े रिफॉर्म से क्या हुआ, वहां पे इतने सब अच्छे अच्छे रिफॉर्म से वहां पे एक अच्छी बात हुई, क्या? दे वर एबल टू सक्सेसफुली अवॉइड व्हाट? सिविल वॉर। समझ में आया? व्हाई? क्योंकि एट द राइट टाइम दे केम अप विद द रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, राइट। अब इसका इंपैक्ट ये रहा कि वहां पे जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोप में, उसका हेडक्वार्टर है इस बेल्जियम नाउ, राइट। तो ये उसका बेस्ट सिंबल रहा। और व्हाई वी कैन से दिस? क्योंकि वहां पे अल्टीमेटली सिविल वॉर नहीं हुआ और वहां पे एक हैप्पी फैमिली बनी और वो साथ में डांस करने लग गए, राइट। अल्टीमेटली हैप्पी, पीस, हार्मनी वहां पे आई। सो हमने क्या समझा? बेल्जियम मॉडल इज अ पॉजिटिव मॉडल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि श्रीलंका का मॉडल क्या था, राइट। उसके पहले वहां का कॉम्पोजिशन समझते हैं। तो श्रीलंका मॉडल इज अ नेगेटिव मॉडल जो हमें बताएगा कि अगर आपने राइट टाइम पर रिफॉर्म नहीं लाए तो कैसे सिविल वॉर होगा। तो ये आप देख सकते हो, ये कुछ बड़ी बड़ी चीजें हैं, राइट, श्रीलंका की विजिट करने लायक। उससे पहले वहां का कॉम्पोजिशन समझते हैं। उसके पहले कुछ बातें समझेंगे कि मेजोरिटेरियन क्या होता है और इगैलिटेरियन किसको बोलते हैं। मेजोरिटेरियन इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे जो कम्युनिटी मेजोरिटी में बस आप उनकी सुनते हो, जो माइनॉरिटी में है आप उनको वॉइस भी नहीं देते या फिर उनके व्यूज भी आप केटर नहीं करते, राइट। यू ओनली फॉर्मुलेट द लॉस, मेक्स द लॉस बेस्ड ऑन द मेजोरिटी। जो मेजोरिटी कहेगी आप उनके हिसाब से लॉस बनाओगे और माइनॉरिटी को वॉइस भी नहीं दोगे और उनकी बात भी नहीं सुनोगे, तब कहा जाएगा मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट। जैसे बेल्जियम में अगर हमने समझा था कि सेंटर में डच वॉज इन मेजोरिटी, अगर वहां हम बस डच की सुनते गवर्नमेंट, वो पाजी हमने देखे थे, बस वो डच की सुनते और फ्रेंच की बात भी नहीं सुनते, तो हम उसको कहते हैं मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट, राइट। अब इगैलिटेरियन गवर्नमेंट क्या होता है? इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट। इगैलिटेरियन मीन्स व्हाट? कि हम हर किसी को इक्वल समझते हैं और हर कम्युनिटी को, भले मेजोरिटी हो माइनॉरिटी हो, उसके पास इक्वल पावर्स होगा, उसको बोलते हैं इगैलिटेरियन गवर्नमेंट। तो एवरी गवर्नमेंट शुड स्ट्राइव फॉर दैट इगैलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मेजोरिटेरियन करोगे तो दिस विल लीड टू अल्टीमेटली सिविल वॉर। एग्जांपल श्रीलंका। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको समझते हैं। अब वहां का कॉम्पोजिशन समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा, वहां पे सिनेना नाम की कम्युनिटी थी जो कि ऑलमोस्ट 75% कॉम्प्रोमाइज करती थी उनकी पॉपुलेशन, मतलब
टू बी स्पेसिफिक 74%, और वो थे बुद्धिस्ट, दे बिलोंग टू बुद्धिस्ट रिलीजन, राइट। तो यहां पे भी डाइवर्सिटी आ रही है, राइट। बेल्जियम में भी डाइवर्सिटी थी, सेम हियर भी डाइवर्सिटी वी कैन सी। बाद में जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो माइनॉरिटी में था वो था तमिल्स, जो कि 18% थे। उसमें भी दे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब कम्युनिटीज, राइट, जो कि थी श्रीलंकन कम्युनिटी और इंडियन प्लांटेशन जो वहां पे काम करने के लिए गए थे, इंडियन तमिल्स, राइट। तो 18% में वापस दे रहा श्रीलंकन तमिल्स और फिर इंडियन तमिल्स। अब इनमें से भी कुछ सेक्शंस थे जो कि क्रिश्चियंस थे, तो वी कैन डेफिनेटली से कि वहां पे डाइवर्सिटी थी, राइट। पर ये जो नीचे का सेक्शन है इनकी बात लास्ट तक नहीं सुनी जाएगी। ओनली द गवर्नमेंट विल फेवर हुम, सिनालास को, क्योंकि वो मेजोरिटी में थे, उनके हिसाब से सब लॉज बनाएंगे, एक्सेट्रा बनाएंगे, और उसके वजह से वहां पे आर्ग्यूमेंट होगा। आर्ग्यूमेंट से हमने पढ़ा था, फिर डिफरेंस आएगा, डिफरेंस से कॉन्फ्लिक्ट आएगा, और कॉन्फ्लिक्ट से सिविल वॉर होगा। तो ये जो श्रीलंका है इसके बारे में हमने कॉम्पोजिशन समझा कि वहां पे सिनला जो है वो कम्युनिटी वहां पे मेजोरिटी में है, और उनका मेन रिलीजन क्या है, बुद्धिस्ट। बाकी फिर तमिलन्स है वहां पे, और क्रिश्चियंस भी है, और हिंदू मुस्लिम्स भी है, एक्सेट्रा, राइट। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं और बात को समझते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आया क्यों, राइट। तो सबसे पहले समझना है कि 1948 में श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस। जैसे हम भी कॉलोनियल पावर के अंडर थे, तो दे वर ऑल्सो अंडर द कॉलोनियल रूल, तो दे गॉट इंडिपेंडेंस 1 ईयर लेटर, और वहां पे उन्होंने डेमोक्रेसी सेटअप की। अब अगर आपको डेमोक्रेसी का डेफिनेशन समझा है, जो मैंने आपको बताया था, शॉर्ट वीडियो में जाके देखना है, तो वहां से आपको समझ जाएगा कि ये सही में डेमोक्रेसी थी कि फिर बस नेम सेक थी, राइट। चलो अब समझते हैं। तो उन्होंने अपने आप को डेमोक्रेटिक बताया, तो क्या सही में डेमोक्रेटिक थी, समझते हैं। अब उन्होंने क्या किया, 1956 में उन्होंने एक ऑफिशियल लॉ पास कर दी। अब ये ऑफिशियल लॉ कैसे पास की, क्या 2/3 मेजोरिटी से पास की थी, ये बिग चैलेंज है, क्योंकि वहां पे तो नेशनल असेंबली में सिर्फ सिनेला को रिप्रेजेंटेशन था, राइट। तो उन्होंने क्या किया, सिनेला के ऊपर बेस के ऊपर मेजोरिटी से उन्होंने एक रूल पास कर दिया जिसमें यह कहा गया कि उनका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आज से वो है सिनेला, और उन्होंने स्टेट का रिलीजन डिक्लेयर कर दिया जो है बुद्धिस्ट, राइट। तो क्या किया, 1956 में दे पास्ड अ लॉ जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनका ऑफिशियल लैंग्वेज आज से सिन्हला है, सेकंड स्टेट का जो रिलीजन है वो है बुद्धिस्ट, राइट। अब इससे क्या जो तमिलन्स है या फिर इंडियन तमिलन्स है, क्रिश्चियंस है, वो खुश रहेंगे, नहीं, राइट, क्योंकि हम ऐसे इसको हम डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते, भले ही वो माइनॉरिटी में हो, बट दे शुड हैव द वॉइस, यू शुड एटलीस्ट कंसल्ट देम, राइट। फर्स्ट पिलर है वो कहता है पीपल का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, दे शुड बी कंसल्टेड। तो ये पूरा कॉम्प्रोमाइज था, तो उससे नेम से के लिए हो रही थी बात। अब इससे क्या होगा, एलिनेशन होगा, बोन ऑफ कंटेंशन आएगा, और यहां पे हम जो देख रहे हैं राधे भैया, ऐसे हालत हो जाएगी तमिलन्स की, राइट। अब तमिलन्स ने क्या करा, श्रीलंकन तमिलन्स, उन्होंने अपने पार्टीज बनाई ताकि वो स्ट्रगल कर सके फॉर व्हाट, जस्टिस, कि उनको उनका राइट मिले, राइट। दे विल स्टार्ट व्हाट, उन्होंने अपने पार्टीज बनाई ताकि वो अपनी वॉइस को रेस कर सके फॉर व्हाट, जस्टिस। अब इसके बाद उनके डिमांड्स क्या थे, कोई भी पार्टी बनाएगा तो उनका कुछ कॉमन एम होना चाहिए, एजेंडा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल गांधी जी, राइट, उन्होंने अपना क्या स्टार्ट किया था, दांडी मार्च फॉर व्हाट, स्वराज। इसको हम पढ़ेंगे आगे से, हम मतलब डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। अभी के लिए हमें समझना है कि श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी पार्टी बनाई, जैसे कि बीजेपी पार्टी है, आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऐसे एक्सेट्रा, ऐसे एक पार्टी बनाई फॉर व्हाट, स्ट्रगल फॉर जस्टिस। अब उनके डिमांड्स क्या थे, इनिशियल डिमांड्स क्या थे, समझना है। इनिशियली दे डिमांडेड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी क्या होती है कि समझो कि ये श्रीलंका है, तो उसमें कुछ सेक्शन में उनको पावर दी जाए, ताकि लिमिटेड पावर दी जाए, ताकि वो अपना खुद का काम रेगुलेट कर सके। अब इसको सिंपल वे में समझाने के लिए समझना है, जैसे कि आपको घर से कुछ मिलती है पॉकेट मनी, राइट, आपके पेरेंट्स आपको देते हैं पॉकेट मनी, राइट। नाउ यू हैव द पावर कि आप उससे कुछ भी बाय कर सकते हो, राइट। उस जो पैसा मिला है आपको, उसके कुछ भी बाय कर सकते हो, या फिर आप कुछ भी खेल सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर घर में आपको पूछे, योर पेरेंट्स इफ दे आस्क, तो यू आर अकाउंटेबल टू देम, यू हैव टू से कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया। बट ये पेरेंट्स आपके साथ एक वॉचमैन नहीं भेजते जो आपको हमेशा मॉनिटर करते रहेंगे कि आप क्या कर रहे हो, राइट। तो आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं, एंड यू हैव योर ओन फ्रीडम कि आप उसको आपके हिसाब से कहीं पे भी कुछ भी परचेस कर सकते हो, राइट, प्रोवाइडेड कि आप उसको मिसयूज नहीं कर रहे, राइट। तो इसको बोलते हैं हम रीजनल ऑटोनॉमी, राइट। तो इनिशियली उनके डिमांड क्या थे पार्टीज के, दे डिमांडेड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी। फिर दे सेड कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है सिनाला, उसको आप डाइल्यूट करो और तमिल को भी उसमें ऐड कीजिए, राइट। सेकेंड, दे डिमांडेड फॉर लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, जो कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीखा था कि लिबर्टी होनी चाहिए, फर्टर्निटी होनी चाहिए, हम ब्रदरहुड है, सब भाई भाई है, सिनाला हो चाहे तमिलन्स हो, भाई भाई होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए पहली बात। तो ये आर्टिकल 14, 15, 16 जो हमने पढ़ा था, उसके लिए दे स्टार्टेड डिमांडिंग।
अब क्या हुआ, रिपीटेडली फ्रॉम 1956 जब से पार्टी बनी, जब से ये सब कुछ हुआ, टिल 1980s इसको डिनाई करते गए, इसको डिनाई करते गए। तो ये जो हालत थी पहले तमिलियंस की, अब उनमें क्या आएगा, गुस्सा आएगा। क्यों? अब तक वो डिबेट ही कर रहे थे, डिबेट को मिसयूज किया गया, डिबेट को एड्रेस कहा नहीं गया, और दे विल लीड टू दिस। अब वहां पे एग्रेशन आएगा, आर्ग्यूमेंट आएगा, राइट, दिस विल लीड टू आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट इतना हुआ कि अब वो बलाल देव बन गए। अब बोले कि कुछ भी हो, अब तो हमें पावर चाहिए, तख्ता चाहिए, अब इसके लिए हम कुछ भी करेंगे, राइट। अब एग्रेशन बढ़ गया, गुस्सा आने लग गया। नाउ दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर तमिल एलिनम। इसका मतलब है अब हमें सेपरेट स्टेट चाहिए। अब तक जो हम आपसे पॉकेट मनी मांग रहे थे, अब पॉकेट मनी नहीं, हमें तो पूरा पैसा ही चाहिए। जो तिजोरी बनाई है वो तिजोरी पूरी मेरी है, वो तिजोरी में ही हमको हिस्सा चाहिए, राइट। अभी वो पॉकेट मनी में नहीं चलेगी, मतलब वी वांट सेपरेट स्टेट नाउ। सिचुएशन इग्नाइटेड, इट लेड टू वॉट, सिविल वॉर। क्यों? क्योंकि अभी तक किसी ने भी वहां पे रिफॉर्म के नाम पे क्वेश्चन एड्रेस ही नहीं किया, राइट। जो गवर्नमेंट हमें पाजी दिख रहे थे, वो पाजी आए ही नहीं यहाँ पे इशू रिजॉल्व करने के लिए, राइट। तो इससे क्या हुआ, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल क्राइसिस आए। सोशली क्यों आए? क्योंकि उसमें जो ट्रस्ट था, फियर था, वो टूट गया, राइट। ट्रस्ट था वो खत्म हो गया, फियर आने लग गया लोगों में। इकोनॉमिकल क्या हुआ, सी कोई भी वॉर होगा तो फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, वहां पे बिजनेस सब बंद हो जाएंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे, एक्सेट्रा। पॉलिटिकल क्या हुआ, वहां पे कोई स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी। तो ये कब तक चलता रहा वहां पे, समझना है। जो चीज चालू हुई थी 1956 से, इट टुक ऑलमोस्ट 2009 टू गेट इट रिजॉल्व। तो इतना लंबा स्ट्रगल चला ये, राइट। तो इस हमें क्या समझ में आता है कि वहां पे सिर्फ नेम सेक की डेमोक्रेसी थी, राइट, एक्चुअल में डेमोक्रेसी नहीं थी। और ये हमें बेस्ट एग्जांपल समझाता है नेगेटिव केस स्टडी है कि अगर हमने राइट टाइम पे पावर शेयरिंग नहीं की तो दिस विल एंड अप टू व्हाट, से बलाल देव होगा और वहां पे सिविल वॉर होगा, राइट। आर वी क्लियर? हमें समझा श्रीलंका में क्या इशू था, बेल्जियम में क्या इशू था, राइट। चलो अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी हो जाती है कहीं भी, राइट। तो पहले बात तो समझना है कि पावर शेयरिंग से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाते हैं। कैसे होते हैं? हम उनको रीजनल ऑटोनॉमी दे सकते हैं, रीजनल में पावर दे सकते हैं, ताकि उनके जो लोकल इश्यूज है उसको वो वहीं के वहीं रिजॉल्व कर सके, राइट, ताकि वो बड़ा इशू ना बने और सिविल वॉर तरफ ना ले जाए, राइट। सेकंड, स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पावर। जिस पे भी, जहां पे भी पावर शेयरिंग होगा, वहां पे सेंटर में क्या होगा कि हार्मनी होगी, राइट। हार्मनी होगी तो क्या कर सकते हैं, बड़े इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि पॉवर्टी होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, उसको एड्रेस कर सकते हैं। पर वहां पे अगर टसल चलता रहेगा, आर्ग्यूमेंट चलता रहेगा, तो वहां पे कोई सेंटर में पावर पे ही नहीं आ पाएगा। फॉर एग्जांपल श्रीलंका, राइट, वहां पे देयर वाज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हुम, सिनालास एंड तमिलियंस। तो आपस में हमेशा लड़ते रहे थे वो, ऑलवेज दे वर फाइटिंग, और अल्टीमेटली सिविल वॉर हुआ। तो कुछ बड़े डिसीजन ले पाए क्या? नहीं ले पाए, राइट। इसलिए क्या होगा, रीजनल हम पावर जब शेयर करेंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकता है। सेकंड, वहां पे स्टेबिलिटी ऑफ पावर आएगा, एनआरकी नहीं आएगी। वहां पे स्टेबिलिटी होगी तो वी कैन एड्रेस मेजर इश्यूज जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, उस पर फोकस कर सकते हैं। पर आपस में लड़ते रहोगे एक देश के अंदर, तो उनको पहले वो लड़ाई जो हो रही है उसको रुकाना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ पावर आएगी पावर शेयरिंग से। सेकंड, भले ही ये डोमिनेट कर सके, जो भी मेजोरिटी में है, भले ही वो डोमिनेट कर सके, पर वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा और शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए होगा। फॉर एग्जांपल सिनालास, राइट, वो 1956 से मैक्सिमम 2009 तक ही कर पाए ना वहां पे डोमिनेंट, पर उसके बाद तो सिविल वॉर हो ही गया। तो बस ये टेम्पररी होगा डोमिनेंस इसका, और इससे क्या हैम्पर होगा, वहां के यूनिटी, इंटीग्रिटी और जो ट्रस्ट था वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए ही डोमिनेंस भले ही हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि वो डोमिनेंस ना हो। हमें वो डोमिनेंस को खत्म करना है और इक्वली पावर शेयर करना है। मतलब क्या करना है, हमें वहां पे हमें फंडामेंटल राइट्स देने हैं, मतलब सबको इक्वल वॉइस देना है, मतलब माइनॉरिटी की भी बात सुननी है। तब कब सुनी जाएगी, जब हम उनको जो उनके रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। कैसे? थ्रू पावर शेयरिंग। उनको कुछ पावर दे दीजिए, उनकी बात सुनिए, उनको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन दीजिए, राइट, जो हमने समझा था कहां पे, बेल्जियम मॉडल में। अगर नहीं समझोगे तो वो ऐसा कैरेक्टर बन जाएगा, दिस विल लीड टू व्हाट, सिविल वॉर। अगर करोगे तो आपकी एक हैप्पी फैमिली बन जाएगी, सब लोग साथ में रह सकते हैं हैप्पीली, एंड यू कैन प्रोग्रेस एंड बी अ डेवलप्ड नेशन, राइट। चलो समझा है। तो अब समझते हैं कि पावर शेयरिंग से और क्या फायदे हैं। सो पावर शेयरिंग क्या है, ये बेसिक डेमोक्रेटिक स्पिरिट है। स्पिरिट हमने समझा है, डेमोक्रेटिक स्पिरिट मतलब क्या होता है, कुछ गाइडलाइंस होते हैं एक गवर्नमेंट के लिए कि उनने कैसे गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है। और फर्स्ट पिलर क्या बोलता है, पीपल अल्टीमेट लाइज, द सोर्स ऑफ पावर इज व्हाट, पीपल। तो पीपल के पास क्या है, उनका राइट है टू बी कंसल्टेड। कुछ भी लॉज बनाने से पहले हम देखते हैं कैंपेनिंग के लिए आते हैं मेजर पॉलिटिकल लीडर्स, राइट, दे कम डाउन फॉर कैंपेनिंग। वो पूछते हैं लोगों के उनके इश्यूज क्या है, कंसर्न्स क्या है, उनको कैसे एड्रेस कर सके। तो व्हाट आर दे डूइंग, दे आर गेटिंग पार्टिसिपेशन फ्रॉम द पीपल, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं इन डिसीजन मेकिंग, राइट। तो ये बेसिक स्पिरिट है पावर शेयरिंग, और पावर शेयरिंग ये इंश्योर करता है कि डिफरेंट लेवल्स पे ही काम हो, राइट। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है,
कि गवर्नमेंट जो होगी वो लेजिटिमेट होगी और मॉरल होगी। कैसे? हमने समझा था थर्ड मॉडल क्या होता है, इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन ये बताएगा कि जिसने भी वहां पे गवर्नमेंट फॉर्म की है, फॉर एग्जांपल श्रीलंका के अंदर अगर एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होती, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होता, तो ये बताती कि सिनेलास के सपोर्ट से जो गवर्नमेंट बनाई है वो लेजिटिमेट नहीं है, क्योंकि उन्होंने माइनॉरिटी को वॉइस ही नहीं दी, राइट, ट्रांसपेरेंट नहीं रहा। तो यहां पे लेजिटिमेट गवर्नमेंट कब होगी? जब वहां पे तीसरा पिलर जो है हमारा इलेक्शन कमीशन, वो ऑथराइज करे कि जो भी गवर्नमेंट में जो इलेक्शन हुआ है वो ट्रांसपेरेंट रहा, फेयर रहा, मॉरल रहा और वो फ्रॉड से नहीं हुआ। उससे क्या होगा? लेजिटिमेट होगा। लेजिटिमेट मतलब क्या होगा कि वहां पे जो भी गवर्नमेंट जो भी लॉज बनाएंगे, राइट, उसके पीछे पीपल का सपोर्ट है। वो ऐसे ही आके वहां पे मिलिट्री या फिर आर्मी यूज करके वहां पे लॉज नहीं बना रहे, इसलिए उसको हम बोलेंगे लेजिटिमेट गवर्नमेंट या फिर जायज गवर्नमेंट, जो कि लॉ के हिसाब से बना हुआ है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में लिखा हुआ है, राइट। चलो, अब ये सब समझा है, तो अब हम समझते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या होती है। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम कैसे कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट इज थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स। डिफरेंट ऑर्गन्स को हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, एक मिनट समझाता हूं। ये है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों के बीच में इज इक्वल टू है, राइट। लेजिस्लेचर के अंदर तीन चीज आती है पार्लियामेंट में, जैसे राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट भी आएगा यहाँ पे, राइट। उनका काम क्या है? दे मेक द लॉस, राइट, हमें इतना पता है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? जैसे समझो उन्होंने लॉ बनाया आईपीसी पे, इंडियन पीनल कोड या फिर सीआरपीसी। एग्जीक्यूटिव में क्या आएगा? पुलिस आएंगे समझो। उनका काम क्या है? जो ये लॉ बनाया है उसको एग्जीक्यूट करना है कि कोई रॉबरी ना करे, कोई मर्डर ना करे, एक्सेट्रा। जुडिशरी का काम क्या है? जो रॉबरी किया है, जो भी कन्विक्ट है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो लॉ बनाया उसके हिसाब से उसको इंटरप्रेट करे और उसको सजा दे या फिर जस्टिस दे, राइट। तो ये तीन ऑर्गन्स है, तीनों के बीच में इज इक्वल टू है। हम इसको और एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। क्या बोलते हैं हम इसको? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, कि तीनों के बीच में इक्वली पावर डिवाइडेड है, राइट। तो हमने ये समझा फर्स्ट कि डिफरेंट ऑर्गन्स, सेपरेशन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंसेस। सेकंड इज फेडरल गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब तो हमने किया था हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, अब करेंगे वर्टिकल पावर शेयरिंग। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है सेंटर से डिफरेंट स्टेट्स में आ रहा है, स्टेट जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, केरला एक्सेट्रा, उनके बीच में पावर शेयर हुआ है और उनको हमने रीजनल पावर दिए थे कि वहां के लोकल के इश्यूज को रिजॉल्व कर सके, राइट। और फिर स्टेट्स में भी वापस पावर शेयर किया एंड डिफरेंट म्यूनिसिपैलिटीज एंड ग्राम पंचायत। तो ये क्या है? ये वर्टिकल पावर शेयरिंग है। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसका नाम है फेडरलिज्म। तो अब हमने क्या समझा? दो टाइप की पावर शेयरिंग समझी। सबसे पहले ये था कि डिफरेंट ऑर्गन्स में शेयर होगा, फिर फेडरल गवर्नमेंट में वर्टिकल पावर शेयरिंग। थर्ड इज अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ये कहां से समझा था हमको? बेल्जियम से। बेल्जियम से हमने समझा था कम्युनिटी गवर्नमेंट, सेम लाइक दैट। तो इसका एग्जांपल क्या, जैसे इंडिया में एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी, राइट, ये डिफरेंट सेक्शंस बनाए हैं हमने, ताकि वो उनके रीजनल जो कम्युनिटी के इश्यूज है उसको रेज कर सके। तो इनको पावर देना है ताकि कुछ कल वो जाके एक्सट्रीम रेडिकल मूवमेंट ना ले जाए और सिविल वॉर ना हो, ताकि इनको पावर दे, या अपने जो भी इश्यूज हैं उसको नेशनल असेंबली में आके उठाएंगे और अगर सही लगा तो मेजोरिटी से बिल पास होगा, राइट। अब दूसरी बात समझनी है, प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप जैसे वी मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस गर्ल 16 ईयर ओल्ड ग्रेटा थॉर्नबर्ग, यंगेस्ट एक्टिविस्ट। तो एक्टिविस्ट जो होते हैं, फिर एनजीओ जो होते हैं, उनको हमने पावर देना चाहिए ताकि दे कैन रेज दियर वॉइस। अगर कुछ गलत हो रहा है, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, वेयर पीपल हैव द राइट, तो वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ताकि उनके पास भी पावर हो, जब कुछ चीज हो जो उनके अगेंस्ट हो तो दे कैन रेज दियर वॉइस, राइट। तो पावर शेयरिंग के चार टाइप समझे हमने। सबसे पहला क्या था? अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, फिर फेडरल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, फिर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जैसे एससी, एसटी एक्सेट्रा, जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं बेल्जियम में। फिर प्रेशर ग्रुप्स क्या थी? एनजीओ एक्टिविस्ट, जिनको पावर देते हैं ताकि कुछ गलत हो तो दे कैन रेज देयर वॉइस। और ये सब करने का हमारा मेन मकसद क्या होगा? जैसे मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, मतलब कि एवरी सेक्शन, एवरी क्रीड, एवरी सोसाइटी, एवरी लास्ट मैन इन द सोसाइटी शुड आल्सो हैव द वॉइस टू रेज हिज कंसर्न, राइट। तभी सबका सच में एक्चुअल में विकास होगा, ठीक है। ये समझा है। तो देखो ये कुछ सीबीएसई का नया ट्रेंड है, जहां पे सीबीएसई ऐसे इमेज देती है, दे विल आस्क यू कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस। अब देखो इन शॉर्ट समझना है कि ये कार है जिसमें दो ड्राइविंग जो है, दो स्टीयरिंग है, राइट। इसका मतलब है कि दो लोगों ने मिलकर वहां पे गवर्नमेंट फॉर्म किया है, जिसको बोलते हैं हम कोएलिशन गवर्नमेंट, राइट। अब इससे क्या होगा? अगर दो लोगों के पास स्टीयरिंग होगा तो उनके डाइवर्जेंट पॉलिसीज होंगी, जिससे हम प्रोग्रेस की ओर नहीं बढ़ेंगे बट डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ेंगे। कैसे? राइट, ये बोलेंगे कि वहाँ पे ये एक्स करना है, वो बोलेंगे वाई करना है, तो हम इसमें दो लड़ते बैठेंगे और रिसोर्सेज भी आर लिमिटेड, तो अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट फेल होगी। तो इसी को हम बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, राइट। ये जर्मन में हुआ था। तो इसको और पढ़ लेना और डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करना। अब जब चैप्टर हमने समझ लिया है डिटेल में, तो अब टाइम है हम चेक करें कि हमने क्या क्या सीखा है, राइट। तो क्विज टाइम है।
ये 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है कुछ, राइट, तो विच आई हैव इनकॉर्पोरेटेड हियर, तो ट्राई टू सॉल्व देम। तो पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज मेंटेन चेक एंड बैलेंसेस सिस्टम, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस बेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, legislature, executive, judiciary. Third is among different social groups. Fourth is among different pressure groups. तो इसका आंसर क्या होगा? Do let me know. Second, state any one step taken by Belgium to rule out the problem of regional differences and cultural differences. मतलब जो डाइवर्सिटी थी वहां पे उसको रूल आउट करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, राइट? तो दोनों चीजों को डू लेट मी नो योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, राइट? और एक काम करना है आपको कमेंट सेक्शन में, अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, राइट, या फिर कोई स्पेसिफिक चैप्टर है विच यू वांट मी टू रिकॉर्ड, फर्स्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपका कुछ फीडबैक है वेयर आई कैन इंप्रूव, राइट, और कुछ ऐसी चीजें जो विच आई कैन ऐड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट? सो थैंक यू गाइस, राइट, फॉर लिसनिंग पेशेंटली, राइट? सो कीप लर्निंग, राइट? जल्दी मिलते हैं कुछ नई वीडियोस के साथ। थैंक यू।